नमस्कार। आज की जो टॉपिक शुरू करते हैं कक्षा 11वीं भूगोल का। तो कक्षा 11वीं भूगोल का ये जो टॉपिक है खनिज एवं सेल का। तो आखिर समझने का प्रयास करते हैं आखिर खनिज क्या है। तो खनिज एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। जी हाँ, खनिज के जरिए ही हम किसी देश का जो उन्नति है वह देख सकते हैं। हम बात कर सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का, या रूस की बात कर सकते हैं, या जापान की बात कर सकते हैं, चीन की बात कर सकते हैं। जितने भी विकसित जो देश हैं वहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। हालांकि जो जापान है वहाँ खनिज प्राप्त नहीं होता, मगर क्या करता है वो अधिक से अधिक खनिजों को आयात करता है। आयात करने के बाद क्या करता है, उसका परिष्करण करता है, संस्करण करता है और उसको विभिन्न तत्वों में विभक्त करता है। तो इस प्रकार देखते हैं खनिज आखिर काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है किसी राष्ट्र के विकास के लिए। तो आगे हम बात करते हैं कि खनिज क्या है। खनिज साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि खनन से जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं खनिज कहलाती है। मगर यहाँ पर जो भौगोलिक शब्दों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि भौगोलिक शब्दों की बात करें तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वह सामग्रिक ठोस अजैव पदार्थ जिसकी व्यवस्थित आणविक संसाधन तथा एक निश्चित रासायनिक संगठन है। तो यहाँ पर बताया गया कि एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? अजैविक पदार्थ होता है। जी हाँ, जिसमें जीवन नहीं होता। तो देख सकते हैं कि खनिज जो है धरातल के नीचे प्राप्त होती है। और यहाँ पर देखा गया है कि जो मैग्मा है, जी हाँ, जब धरातल के नीचे जो तप्त चट्टान होते हैं उसका जो पिघला अवस्था होता है उसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ही वो धरातल के बाहर आता है तो लावा कहलाता है। तो जो मैग्मा है वह जैसे ही वो धरातल के नीचे का जो क्षेत्र में आकर जम जाता है और ठंडा हो जाता है और उसके जो क्रिस्टल का विकास हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के जो खनिजों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो देख सकते हैं कि जो रासायनिक संरचना हो गई या कुछ भौतिक अवयव के कारण जो खनिजों का गुण विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आणविक संरचना तथा एक निश्चित रासायनिक संगठन है। हम देख सकते हैं कि टोटल 2000 खनिज हैं। उसमें से बात कर लें तो हम बात करें कि टोटल 12 खनिज जो हैं चट्टान बनाने वाली खनिज है। हाँ, 2000 खनिजों में से 12 जो ऐसी खनिज है जिससे धरातल की रचना हुई है। इसमें सिलिकेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको सिलिकॉन बोल सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से खनिजों के जरिए धरातल का पूर्ण विकास हुआ है। हम यहाँ पर देखते हैं कि टोटल 12 जो चट्टान है उसको हम बता सकते हैं चट्टान बनाने वाली खनिज कहते हैं। तो यहाँ पर हम इन चीजों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो खनिज के बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि खनिजों का क्या भौतिक गुण होता है। क्योंकि मैं खनिज की जो शब्दावली है उसको मैं विस्तृत रूप से जानने का प्रयास या बोलने का या बताने का प्रयास नहीं करूंगा। यहाँ पर एक समझने की बात है कि जो धरातल में जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं खनिज कहलाती है, जिसका विभिन्न आर्थिक संसाधनों में, आर्थिक उपयोगिता में इसका उपयोग किया जाता है। तो खनिज जो है, खनिज के अंतर्गत देखते हैं कि ये खनिज का क्या गुण है, क्या विशेषता है। अगर मेरे पास खनिज है, मेरे हाथों में खनिज है, तो यहाँ इस खनिज की क्या विशेषता है। जी हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कोयला जो खनिज है, जो खनन से हमें प्राप्त हुई है, इस कोयले की क्या विशेषता है ना। और यहाँ पर एक हीरा है, हीरे की क्या विशेषता है, संगमरमर है उसकी क्या विशेषता है। हर खनिज की अलग अलग विशेषता होती है। तो हम देखते हैं कि खनिज का जो भौतिक गुण क्या है। कहलाने में तो सब खनिज है, मगर खनिज के अंतर्गत बहुत सारे खनिज आते हैं। जैसे कि बताया गया है 2000 के आसपास खनिज आते हैं, जिसमें 12 खनिज जो है धरातल का निर्माण करती है, मतलब चट्टान बनाने वाली खनिज कहलाती है। 12 खनिज है। हम देख सकते हैं कि जितने भी 2000 खनिज हैं उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज का अवगुण मिला जाता है, उसके गुण मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लें भौतिक गुण का। तो पहला देखते हैं क्रिस्टल का बाहरी रूप। हम देखें कोई भी खनिज का जो बाहरी रूप है, बाहरी आकार होता है, वह घनाकार हो सकता है या आयताकार हो सकता है, या बात कर सकते हैं प्रिज्म आकार का हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है, जो मैग्मा आकर धरातल के नीचे या धरातल के ऊपर जाकर जम जाती है ना, उसकी एक आकार होती है। आकार की बात करें तो यहाँ पर हम विशेष प्रकार का जो बक्साइट की बात करेंगे, बक्साइट जो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें बक्साइट जो है वह बक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो बक्साइट जो एक विशेष प्रकार का चट्टान होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, जिससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। एल्युमिनियम का जो कलर है उसमें देखते हैं कि हल्का सिल्वर कलर का दिखता है एल्युमिनियम, मगर जब बक्साइट जो पत्थर है वह लाल रंग का दिखता है। तो हम देखते हैं कि एक बक्साइट तो लाल रंग है, मगर जो एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसका रंग लाल है। मगर जब एल्युमिनियम बनाया जाता है तो उसका कलर यहाँ पर एल्युमिनियम
कलर हो जाता है या सिल्वर कलर के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो क्रिस्टल का जो बाहरी रूप है, जो भौतिक रूप है, वह विभिन्न प्रकार का होता है। या आयताकार हो सकता है, या घनाकार हो सकता है, या प्रिज्म आकार का हो सकता है। हम देखें अगला विदलन तथा विभंजन। यहाँ पर विदलन तल क्या है, प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि जो चट्टान है, एक विस्तृत चट्टान है, चट्टान अपने आधार तल पर जहां पर वह स्थिर चट्टान अवस्थित है, उस तल पर उस चट्टान का विखंडन हो जाना, उस चट्टान का टूट जाना क्या कहलाता है, विदलन तल कहलाता है। तो चट्टान जो है जिस प्रकार से वो प्राप्त होता है, जो वर्तमान स्वरूप में मतलब जिस प्रकार से विगत समय से वो आता रहा है, मतलब पास्ट में या अतीत में जैसा रहा होगा और वर्तमान में वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका विखंडन होना शुरू हो जाएगा, उसका अपक्षय होना शुरू हो जाएगा। अपक्षय मतलब बताया गया कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना या फूटना अपक्षय कहलाता है ना। अपक्षय के प्रकार को हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, है ना। हम देखते हैं कि विभंजन दल में मतलब बता सकते हैं कि कोई चट्टान है, उसके अवदलन होता है। अवदलन का यहाँ पर अर्थ होता है कि कोई चट्टान है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सब्जी है, मतलब प्याज जो है, जी हाँ, प्याज के जो छिलके हैं वो परत दर परत निकलते हैं। उसी प्रकार से चट्टान की जो परतें हैं वह खुद ब खुद मतलब कुछ समय के अंतराल में वह खुद ब खुद मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण या जल के कारण, जल वाष्प के कारण, या चट्टान में जो रासायनिक गुण होने के कारण वह अवदलन होता है, अपने स्थान पर वो परत दर परत निकलता जाता है। तो ये जो अवदलन होता है उसको विभंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर बता सकते हैं कि हर खनिज का एक विभंजन होता है, विदलन तल होता है। तो यहाँ पर भौतिक गुण के अंतर्गत पहला तो हम बता सकते हैं क्रिस्टल या बाहरी रूप हो सकता है। दूसरा हम बताते हैं विदलन या विभंजन होता है। तीसरा हम देखते हैं चमक। हर खनिज की एक चमक होती है। जी हाँ, देखिए चमक की बात करें जैसे कि कोयला है, कोयले का चमक कैसा होगा, काले रंग का होगा। संगमरमर है, उसका चमक अलग होगा, हीरे का अलग होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभ्रक है, उसका चमक अलग होगा। हम आगे इसको भी देखेंगे, डिवाइड करेंगे कि एप्लीबोल जो है एस्बेस्टस जिससे बनता है उसकी चमक अलग होती है। तो यहाँ पर हर खनिज की एक अपनी रंग होते हैं, अपने अपने विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चमक भी अलग होगा। और देखते हैं रंग की बात करें तो हर खनिज की रंग अलग अलग होते हैं। जी हाँ, हर जो खनिज है दूसरे से भिन्न होता है रंग के अनुसार से, है ना। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई एक इंसान है, मनुष्य जो है, मनुष्य तो उसके बॉडी सेम है, मतलब उसके हाथ हैं, पैर हैं, सब सेम रहेंगे। मगर हम अगर उसके चेहरे की बात करें तो हर मनुष्य शायद तकरीबन 7.5 अरब के आसपास जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, मगर इसमें हर व्यक्ति का जो फेस है, चेहरा है, दूसरे से अलग होता है। उसी प्रकार से खनिज जो है, खनिज हर दूसरे खनिज से अपना एक विभिन्न विशेषता वाला होता है, अलग होता है। ठीक है, वर्ण रंग की बात करें, जैसे कि एक खनिज है अपने स्थान पर वो अवस्थित है और अपक्षय होने के बाद क्या होता है, उसके टूटने फूटने से उसका रंग अलग हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पर एक लोहा है, लोहा को जब जंग लगता है, जंग लगने से वह कैसे रूप में अवतरित हो जाता है, लाल रंग में अवतरित हो, मतलब विभक्त हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ण रंग की बात करें कि कोई चट्टान अपने स्थल पर टूटता है, फूटता है, तो उसके रंग अलग होते हैं। जैसे कि, है ना, जैसे कि कार्बन है, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष को हम देखते हैं कि ये खनिज में नहीं आएगा। वृक्ष जो हम देख रहे हैं ये आपको हरे दिखेंगे, हरे पत्ते दिखेंगे। जैसे ही आप पत्तों को कुछ समय बाद जब पत्ते गिर जाते हैं धरातल में, है ना, तो उसका रंग अलग हो जाएगा, ब्राउन कलर का। जब उस पत्ते को आप जलाते हैं तो उसका जो मेन है कार्बन रूप में वो आ जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो देख सकते हैं कि एक पत्ता जो पहले हरा था, फिर ब्राउन हो गया, फिर ब्लैक में आ जाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पत्ते के भी रंग अलग अलग हैं, हम बोल सकते हैं कि लीफ किस प्रकार का होता है, बच्चों से पूछा जाता है ना, वो किस प्रकार का, तो वो बच्चे बताएंगे कि हरे रंग के होते हैं। मगर जब ब्राउन जो गिरा हुआ पत्ता को दिखाएं तो थोड़ा अचरज में फिर होते हैं। तो उसी प्रकार चट्टान जो है, चट्टान के जो मूल रंग होते हैं उसके विखंडन होने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आता है। जी हाँ, परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पारदर्शिता की बात करें तो पारदर्शिता की बात करें, हर खनिज की विशेषता होती है और 3 रूपों में हो सकती है। तो पहला बोल सकते हैं पारदर्शी, दूसरा बोले पारभासी और तीसरा बोले अपारदर्शी। तो ये 3 विभक्त में आते हैं। तो पहला आता है पारदर्शी। अगर हम
कोई खनिज है, उस खनिज में हम प्रकाश डालें तो प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, तो ये पारदर्शी के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में ऐसा संभावित है आएगा। कांच है, कांच में ऐसा होता है, पारदर्शी होता है। कांच में हम एक तरह से प्रकाश करें, दूसरी तरफ में प्रकाश जाता है, तो ये पारदर्शी खनिज के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम देखें पारभासी। पारभासी खनिज के अंतर्गत देखते हैं कि कोई वस्तु है या खनिज जो है, जब उस पर हम प्रकाश डालें तो उसका प्रकाश का क्या हो जाता है, व्यतिकरण हो जाता है, विवरण हो जाता है। दूसरा होता है पारभासी। पारभासी में ऐसा होता है कि जब हम प्रकाश डालें किसी खनिज को, या हम बात कर सकते हैं हीरे की बात कर सकते हैं, जब हीरे में प्रकाश डालें तो उसका अपवर्तनांक इतना अधिक होता है तो वह हमें दिखाई नहीं देता, जिसके उसके आसपास जो है पूरे चमक बिखेर देता है। और यह हम बात कर रहे हैं पारभासी में। और तीसरा आता है अपारदर्शी में। अगर हम बात करें कोयले या पत्थर को हम चमक डालें, उस पर टॉर्च दिखाएं, तो प्रकाश जो है आर पार नहीं होगा और ना ही फैलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पारदर्शिता के गुण भी पाए जाते हैं खनिज में। तो पहला है पारदर्शी में हम प्रकाश डालें तो आर पार हो जाता है, जैसे कांच। दूसरा हम पारभासी में देखें, प्रकाश डालते हैं तो पूरे प्रकाश आसपास के क्षेत्र में विसरित हो जाता है, हीरे की बात कर सकते हैं। तीसरा हम देख सकते हैं अपारदर्शी, पत्थर या कोयले की बात कर सकते हैं। जब इसमें प्रकाश डालते हैं तो यह आसपास मतलब के क्षेत्र में बिखेरता भी नहीं है और आर पार भी नहीं होता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भौतिक गुण में पारदर्शिता भी देखें। और देखें संरचना। संरचना, हर खनिज की संरचना अलग होती है। क्रिस्टल का जो समीकरण होता है उसका अलग अलग अवधि होती है और उसका अलग अलग रासायनिक गुण होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोयले का जो रासायनिक गुण है अपेक्षाकृत अलग है, और हीरे की बात करें तो उसका भी अलग है। तो हर खनिज का जो संरचना है दूसरे खनिज की अपेक्षा अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कठोरता। कठोरता की बात करें तो कोई खनिज काफी अधिक कठोर होता है, कोई खनिज कम कठोर होता है। यहाँ पर हम बात कर लें अभ्रक की बात करें, जैसे ही हम अभ्रक पर प्रहार करते हैं किसी मजबूत हथौड़े से, तो यहाँ पर अभ्रक के टुकड़े हो जाते हैं, है ना। जब हम बात करें यहाँ पर हीरे की बात करें तो हीरे में जब प्रहार करते हैं तो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से देखते हैं कि खनिजों में कठोरता के आधार पर भी अलग अलग गुण होते हैं। मगर हम देखें कि खनिज सामान्यतः मध्यम कठोरता वाले होते हैं। सबसे कठोर जो धातु है या खनिज बोल सकते हैं, खनिज की बात करें तो हीरा ही माना जाता है। प्राकृतिक जो पदार्थ है सबसे कठोर जो पदार्थ है वो हीरा ही आता है। फिर हम देखें बाद में टंगस्टन की बात करें तो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, हर खनिज में एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण होता है। यहाँ पर देखिए घनत्व की बात करें तो जो घनत्व है 4 जो घनत्व है उसकी अपेक्षा जो विशिष्ट गुण गुरुत्वाकर्षण वाला होता है, जो पृथ्वी धरातल पर जो अवस्थित खनिज होते हैं उसका गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो प्रक्रिया होती है उसकी अपेक्षा यह काफी अधिक होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि खनिजों में विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनका गुरुत्वाकर्षण का माप है वह अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा भौतिक गुण को। तो टोटल हम देखें यहाँ पर 9 पॉइंट को हमने डील किया। इस पॉइंट को डील करने से संबंधित प्रश्न पूछे नहीं जाते, मगर आपको यहाँ पर पॉइंट को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखना होगा। खनिज के जो भौतिक गुण को तो हमने देखा। भौतिक गुण के बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण खनिज की विशेषता कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण खनिज की विशेषता की बात करें तो कुछ 6 प्रकार के जो खनिज हैं उस खनिजों की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा खनिज कैसे प्रकृति का है, कैसे विशेषता वाला है। तो यहाँ पर आता है पहला खनिज है पेडल्सपर। पेडल्सपर जो खनिज है, इस खनिज का जो भूप्रकृति है वो अधिकांश भाग इससे बना हुआ है। सबसे अधिक क्षेत्र जो है भूप्रकृति में पाया जाता है। ऊपरी जो धरातल है वहां पर ये पेडल्सपर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम देखें इसका जो रंग है गुलाबी होता है या क्रीमी कलर का होता है। हम इसमें बताएं कि ये जो पेडल्सपर है इसी से जो चीनी मिट्टी बनाई जाती है और इसी से कांच बनाई जाती है। तो हम देख सकते हैं पेडल्सपर काफी महत्वपूर्ण खनिज होता है ना। दूसरा हम बात करें क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की बात करें संक्षेप या रंगहीन होता है ना। हम देख सकते हैं कि
जो खनिज की विभिन्न सारी खनिजों की विशेषताएं तो अलग अलग है। हम उसको पूरी तरह से डील करें तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम दूसरी बात करें, क्वार्ट्ज की बात करें। क्वार्ट्ज में जो क्वार्ट्ज का जो रंग होता है सफेद रंग का होता है और यह रंगहीन होता है, या तो रंगहीन बोल सकते हैं। और ये इसमें जो रेडियो हो गया या रडार हो गया, जो भी दूरसंचार की जो संबंधित जो भी उपकरण है उसमें इसका प्रयोग होता है, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है ना। तो ये देखें। दूसरा देखें, ये गहरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती। हम देखें अगला, पायरॉक्सिन का बात करें। पायरॉक्सिन जो खनिज की बात करें तो पायरॉक्सिन का जो रंग होता है हरा होता है और काला भी होता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर देखें कि पायरॉक्सिन जो है उल्का पिंड, जी हाँ, जो हम कभी तारों का टूटना कहते हैं, तारे टूटते हैं हम लोग, ऐसा कहावतें के अंतर्गत बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं। मगर जो उल्का पिंड है या जो अंतरिक्ष के जो पिंड हैं वो धरातल पर आ गिरते हैं या कहीं पर समुद्र पर आ गिरते हैं, तो इस जो खनिज है वह किसके अंतर्गत आएगा? पायरॉक्सिन के अंतर्गत आएगा। यह उल्का पिंड के अंतर्गत आता है। तो हम देख सकते हैं कि ये पायरॉक्सिन का जो कलर है या तो हरा होगा या काला होता है ना। ज्यादातर जो पायरॉक्सिन का जो खनिज है अपेक्षाकृत हल्के भी होते हैं और इसका अधिकांश जो 90% चांस है काला होने का। जी हाँ। अगला है एम्फीबोल। एम्फीबोल जो है इसका भी रंग हरा या काला होता है। और देखें तो एम्फीबोल से ही एस्बेस्टस का निर्माण किया जाता है। एस्बेस्टस जो है ये भवन निर्माण में कार्य में लाया जाता है। तो एस्बेस्टस का जो निर्माण है एम्फीबोल खनिज के जरिए ही होता है। अगला देखें अभ्रक। अभ्रक के बारे में जानते हैं कि अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है। जी हाँ, इसमें विद्युत उपकरणों में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अभ्रक भी एक खनिज के महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत समाहित है। अगला देखें ऑल्बिन। ऑल्बिन जो है, ऑल्बिन के अंतर्गत बक्साइड भी आता है। जी हाँ, ऑल्बिन के अंतर्गत बहुत सारी खनिज आते हैं, बहुत सारे खनिज अवयव आते हैं, मगर उसमें एक महत्वपूर्ण खनिज आता है बक्साइड। बक्साइड से ही एल्युमिनियम का जो कच्चा माल है बक्साइड, या एल्युमिनियम का जो अयस्क है बक्साइड। तो ये जो बक्साइड है वह ऑल्बिन से ही संबंधित है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण खनिजों की विशेषता को भी उल्लेखित किया। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि महत्वपूर्ण खनिजों का वर्णन कीजिए। तो आपको महत्वपूर्ण खनिजों का इनका नाम याद करना पड़ेगा और इनकी जो विशेषता है उसको भी संक्षिप्त रूप में बतानी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण तो हम पहले से पढ़ते आए हैं कि दो प्रकार के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। जी, अगर हम उसको ठोके पीटे तो ये तन्य हो जाते हैं और ये अपेक्षाकृत क्या विभिन्न रूपों में विभिन्न आकृति में ढाला जा सकता है। जैसे कि लोहा है, लोहे को हम विभिन्न आकृति में ढाल सकते हैं, है ना। और इसको हम तन्य, मतलब इसको हम बाकायदा क्या कर सकते हैं, ठोक पीट कर इसको तन्य बना सकते हैं, तार उतना भी बना सकते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं धात्विक है, जब हम इसको ठोके पीटे तो ये फटता नहीं है, ना ही वह चूड़े होते हैं, ना। हम बोल सकते हैं ना ही पाउडर बनता है, ना वो तन्य बनता है, तन्य हो जाता है। तो हम देखें अगला अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत देखें कि जैसे कि अभ्रक है, जैसे कि हम उसको हथौड़े से मारते हैं तो वहां पर चूर्ण बन जाता है, उसका पाउडर बन जाएगा। तो अधात्विक जो खनिज होती है, अधात्विक खनिज में जो किसी भी प्रकार का प्रहार किया जाए तो वह उसके पाउडर बन जाते हैं, चूर्ण हो जाते हैं। तो कुल मिला के बोल सकते हैं ये क्या होता है, लचीला नहीं होता, ये कठोर नहीं होता, है ना। हम बोल सकते हैं अधात्विक खनिज अपेक्षाकृत क्या होता है, वह कुचालक होता है विद्युत का। तो हम देख सकते हैं कि ये खनिजों के वर्गीकरण में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। इसी के साथ ये खनिज का जो टॉपिक है, खनिज का जो पार्ट है, क्योंकि कक्षा 11वीं भूगोल में ये जो लेसन है उसमें दिया गया है खनिज एवं सेल, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो खनिज क्या है, खनिज किसे कहते हैं, इसका हमने और खनिज के वर्गीकरण को हमने देखा। खनिज के बारे में सामान्य परिचय बोल सकते हैं कि धरातल में जो उपस्थित अजैव पदार्थ होते हैं, है ना, जो प्राकृतिक संसाधन से निर्मित होती हैं, तो ये क्या कहलाती है, जिसे हम खनन से प्राप्त करते हैं, तो खनिज कहलाती है। खनिज की विभिन्न सारी विशेषताएं होती है, बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं इसके। तो खनिज के अंतर्गत हमने जाना क्या होता है। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं सेल। जैसे कि कर लेते हैं सेल का। जी हाँ, भूगोल में इसका तात्पर्य ये होता है कि जो भूप्रपटी या धरातल से जिस भी या भूपटल में जिसकी भी रचना हुई है, मतलब जिस तत्वों के जरिए भूपटल की रचना हुई है, वो सब सेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बता सकते हैं, भूगोल की भाषा की बात करें तो भूगोल में या कठोरतम से कठोरतम तत्व हो या
कोमल भी तत्व, मतलब बात कर सकते हैं पंख या कीचड़ की बात करें वो भी सेल में आएगा। जब बात करें यहाँ पर हम आग्नेय चट्टान की बात करें, जो कठोरतम चट्टानों की बात करें, तो ये भी सेल में आएगा। तो कुल मिला के हम भूगोल का जो सेल का जो तात्पर्य होगा कि वे तत्व जिससे भूपटल की रचना हुई है सेल कहलाती है। तो भूपटल की जो रचना के संबंध में हम सेल को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर रॉक्स को देखेंगे, सेल को जो रॉक्स बोलते हैं, तो चट्टान पृथ्वी के इतिहास के पन्ने हैं। जी हाँ, जो चट्टान के जरिए हम इतिहास में हुई घटनाओं का हम विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो हुआ होगा हिमयुग में, या तो हम उसका बकायदा हम क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जलवायु वेत्ता वेगनर ने किया था। इसके बारे में संबंधित वीडियो तो पहले बन चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं कि सेल के संदर्भ में देखिए कि लोबेक के अनुसार सेल अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती है ना। जो सेल जो है वह पर्यावरण का क्या परिणाम होता है। जी हाँ, पर्यावरण में जो विभिन्न जलवायु गतिविधियां होती हैं उसके अनुरूप सेल बनते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि जंगल है, उस जंगल में बहुत अधिक वृक्ष लगे हुए हैं, उस वृक्ष में जो पत्ते जब गिरते हैं धरातल में, तो वहां पर जो पंख युक्त या कीचड़ युक्त जो सेल की रचना होगी वह इसी का प्रतिफल है, पर्यावरण का प्रतिफल है। हम देखें जब पर्यावरण विशेष बदलता है तो सेल भी बदलता है। अगर एग्जाम्पल है कि भाई जो जंगल है बिल्कुल काट दिए जाएं, तो आसपास कहीं पर मरुस्थल है, तो मरुभूमि की जो बालू है वहां आकर वायु के जरिए वहां आकर पूरा आच्छादित हो जाएगी, बिखर जाएगी, तो वहां का जो सेल है बालू युक्त हो जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि पर्यावरण ही सेल की रचना करती है। तो ये कहना उचित होगा कि पर्यावरण या जलवायु के अनुरूप ही सेल की रचना होती है। तो यहाँ पर हम लोबेक के शब्दों को हम समझने का प्रयास कर लिया। उसके बाद देखते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि सेल या चट्टान या रॉक्स क्या है, वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सेल को हमने परिभाषित किया कि सेल क्या है, कि वे तत्व जिससे भूपटल की रचना हुई सेल कहलाती है। तो यहाँ पर प्रकार की बात करें तो प्रकार में 3 प्रकार आते हैं। तो पहला आग्नेय सेल की बात करें, आग्नेय सेल को हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं। जी हाँ, प्राइमरी सेल भी कहते हैं। आग्नेय जो आग्नेय का जो अर्थ होता है आग से उत्पन्न। जी हाँ, आग्नेय का जो शाब्दिक अर्थ होगा आग से उत्पन्न। तो आग से उत्पन्न में क्या आएगा, जो मैग्मा है ना, मैग्मा जो धरातल के नीचे चट्टानों का जो पिघला अवस्था जो होता है, जो तप्त अवस्था होता है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के जरिए वो जब बाहर आता है तो लावा कहलाता है। तो लावा जब बिखर जाता है धरातल के आसपास क्षेत्रों में, है ना, तो ये इससे जो चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान कहलाएगी। वो धरातल के नीचे भी जब उसको कमजोर हिस्सा ना निकले, अगर धरातल का कोई कमजोर ऐसा भाग ना निकले जहां से ज्वालामुखी आ सके, वो अंदर में ही बिखर जाती है ना, उसको हम बोल सकते हैं अंतर्वेदी सेल्स बोल सकते हैं। और उसी मैग्मा के ठंडे होने से बन जाते हैं आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर पृथ्वी के तरल मैग्मा तथा लावा के शीतल होने से निर्मित होते हैं ये जो आग्नेय सेल है। तो ये जब पृथ्वी तप्त अवस्था में था तो आग्नेय सेल की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, आग्नेय सेल सबसे पहले बना। तो यहाँ पर आग्नेय सेल को ही प्राथमिक प्राइमरी सेल्स कहते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके अंतर्गत 3 विभक्त बता सकते हैं। आग्नेय सेल या आग्नेय चट्टान के अंतर्गत 3 विभक्त बता सकते हैं। तो पहला है पतालीय आग्नेय चट्टान, दूसरा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान और तीसरा है बहिर्वेदी, मतलब बोल सकते हैं ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर पताली आग्नेय चट्टान को देख लेते हैं। पताली आग्नेय चट्टान के अंतर्गत देखा जाता है कि धरातल के नीचे, जैसा कि डिस्प्ले भी हो रहा है आपको, जो यहाँ पर आकृति दिख रही है इस डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चट्टान धरातल के जस्ट नीचे, काफी नीचे गहराई में जब तप्त मैग्मा जम जाती है, जो तप्त मैग्मा होती है वह किसी अवस्था में वह जम जाती है और चट्टान का रूप ले लेती है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि ग्रेनाइट हो गया, गेब्रो हो गया, यह प्राचीनतम चट्टान है ना, और प्राइमरी चट्टान के अंदर भी आता है ग्रेनाइट या गेब्रो।
तो यहाँ पर पताली आग्नेय चट्टान वे चट्टान होती हैं जो धरातल की काफी गहराई में अवस्थित होती हैं, जो मैग्मा के ठंडे हो जाने से या धरातल के नीचे जो विशेष प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर मैग्मा के ठंडे होने से पताली आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। दूसरा हम देखते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि धरातल से कम गहराई में ये उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर मैग्मा जो जम जाती है, जी हाँ, मैग्मा जो होती है क्योंकि धरातल के नीचे है, धरातल के नीचे जो तप्त चट्टानों का जो तरल पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं। जैसे वो धरातल पर आएगा लावा कहलाएगा। ठीक है, तो मैग्मा जो है वहां पर जम जाती है, ठंडी हो जाती है, तो मध्यवर्ती चट्टान की रचना करती है। इसके अंतर्गत देखें हम डोलोराइट हो गया, माइका हो गया। तो डोलोराइट और माइका इसके क्या आप हो सकते हैं प्रकार के अंतर्गत आते हैं। मध्यवर्ती में भी इंपॉर्टेंट आता है डाइकोसिल। तो इंपॉर्टेंट है इसमें डाइकोसिल क्या है, प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, सीबीएसई में पूछे गए कि डाइकोसिल क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो डाइक में होता है ये एक क्षैतिज रूप से होता है, जैसे कि डिस्प्ले में हो रहा है, क्षैतिज रूप से आपको दिखाई देगा। इसमें जो तरल मैग्मा है वह ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। जी हाँ, ऊपर जाकर उसको कठोर कोई परत मिलता है चट्टान जिसको भेद नहीं कर सकती, तो वहां पर जाकर वह खड़ी हो जाती है। तो ऐसा दिखता है, शिवलिंग की तरह हमको दिख रहा है ना। तो ये डाइक है। तो डाइक में हम याद रखिएगा क्षैतिज रूप से ना होकर लंबवत होती है ना। तो डाइक में लंबवत होती है, जबकि सील जो है, आगे हम सील की बात करें, सील जो है वह क्षैतिज रूप से होता है। जी हाँ, क्षैतिज रूप से सील होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्मा का प्रभाव क्षैतिज रूप से होता है और वहां पर जाकर वह ठंडा हो जाता है, तो ये सील कहलाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, डाइक एक लंबवत अवस्था है, एक लंबवत मैग्मा का कठोर भाग है, तो वह तरल अवस्था जिसमें मैग्मा जो है वह ठंडी हो जाती है, कठोर अवस्था में तब्दील हो जाती है, तो डाइक कहलाती है। जब वो क्षैतिज अवस्था में होती है तो वो सील कहलाती है, आधार तल पर होती है, तो है ना। तो ये अगला हम देख सकते हैं कि लेपोलिथ, फेकोलिथ और बेथोलिथ इसकी भाग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेपोलिथ, फेकोलिथ और बेथोलिथ ये मध्यवर्ती चट्टानों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान हुआ ऊपरी बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, मतलब धरातल के ऊपर जब मैग्मा धरातल को विस्फोट करके बाहर आती है। जब ज्वालामुखी, हम ज्वालामुखी को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ज्वालामुखी वह छिद्र या विवर होता है, ये वार्सेस्टर ने बताया है कि ज्वालामुखी एक छिद्र या विवर होता है जिससे तप्त मैग्मा धरातल के नीचे से बाहर निकलती है विस्फोट के जरिए। तो इसमें मैग्मा के साथ जलवाष्प भी होता है, धूलकण भी होता है, बहुत सारे जहरीली गैसें भी होती हैं, तो ये ज्वालामुखी कहलाती है। तो हम यहाँ पर मैग्मा की बात करें तो धरातल के नीचे जो तरल अवस्था में जो मैग्मा है वह जैसे ही विस्फोट के जरिए धरातल के ऊपर आती है वह फैलती चली जाती है, वह लावा कहलाती है। जैसे धरातल के ऊपर आई वहां पर तेज गति से ठंडी होने शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेटिक लावा हो गया, बेसिक लावा हो गया, है ना, बेसाल्ट लावा हो गया। लावा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई लावा बहुत तेज गति से तरल अवस्था में बहेगा, कोई लावा तेज गति से जिस अवस्था में है, मतलब जैसे बाहर आया कठोर अवस्था धारण कर लेता है। तो यहाँ पर पेटिक लावा और की बात करें, चलिए उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो लावा का जो विस्तार है धरातल के ऊपर हो जाता है और वहां पर वह तेज गति से ठंडी हो जाती है, और उस ठंडी होने के बाद क्या हो जाता है, उस चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी चट्टान बोल सकते हैं, या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान भी बता सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार हुआ तभी ये जो मैग्मा है धरातल के नीचे से बाहर आता है और लावा के रूप में फैल जाता है। तो ये हम कह सकते हैं ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। अरे देखिए यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी टूरा बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि एक हम समझने का प्रयास कर लें। यहाँ पर जैसा कि आप डिस्प्ले में देखें, पूरी तरह से अजीब टाइप के बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, अजीब टाइप का बिहेव कर रहे हैं तीनों। चलिए हमको समझने से मतलब है, हमें तो उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, हमको बस ये जानना है कि आग्नेय चट्टान के 3 पार्ट है। पताली आग्नेय चट्टान, देखिए पताली आग्नेय चट्टान कितने पताल लोक से आया लग रहा है, बाकायदा कैसा बिहेवियर कर रहा है ये। और
मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान जो है बाकायदा बीच में तनाव में है, इसका बहुत अधिक अपसेट लग रहा है, बहुत दुखी है लग रहा है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। और तीसरा जो है ज्वालामुखी आगे बहुत उछल कूद कर रहा है, ज्वालामुखी की तरह बहुत चंचल सक्रिय लग रहा है ये ऊपर वाला मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें कि आग्नेय चट्टान के 3 प्रकार हैं। तो यहाँ पर पहला पताली, दूसरा क्या होगा मध्यवर्ती, तीसरा पताली। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कर लीजिए इसके आधार पर। ठीक है जी, नमस्ते, बाय। चलिए आगे हम देख लेते हैं। ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान में बेसाल्ट है, रामोलाइट है, ये आते हैं। अगला देखें विशेषता की बात करें, रवेदार विशेषता की बात करें तो रवेदार जो आग्नेय चट्टान है यह रवेदार होता है। मतलब हम बता सकते हैं कि इसका जो सतह है काफी अधिक चिकना होता है, काफी अधिक चिकना होगा, काफी अधिक चमकदार होगा, है ना। इसमें रवे नहीं पाई जाता, अब रवेदार होता है ये, है ना, चिकना। ये बोल सकते हैं कि अपरतदार होता है, परत नहीं पाए जाते हैं इसमें, ना जीवाश्म के अवशेष पाए जाएंगे, है ना। हम आगे पढ़ेंगे अवसादी चट्टान में उसमें परत के अवशेष पाए जाते हैं, मगर इसमें ये क्या होता है, ये अपरतदार होता है। और देखें कठोर होता है, अन्य चट्टानों की अपेक्षा काफी अधिक कठोर होता है। जब बोले ग्रेनाइट, जब बोले गेब्रो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बहुत अधिक कठोर है, क्योंकि प्राइमरी चट्टान भी है और इसी के अपक्षय से, अपरदन से ये दूसरे चट्टान, मतलब बोल सकते हैं अवसादी चट्टान की रचना हुई है ना। हम देख सकते हैं जीवाश्म नहीं पाया जाता और ये गहराई तक पाए जाते हैं। जैसे कि गहराई तक पाए जाते हैं, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा कि विभिन्न तरह की गहराई हैं, 3 गहराई हैं, पहला पताली है, मध्यवर्ती और ज्वालामुखी क्रिया, या 2 बहिर्वेदी। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्वेदी चट्टान और बहिर्वेदी चट्टान में क्या अंतर है। तो अंतर्वेदी वे चट्टान होते हैं जो धरातल के नीचे मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। अंतर्वेदी चट्टान के अंतर्गत आ गया फेकोलिथ, है ना, डाइक्सिल आ गए। और बहिर्वेदी चट्टानें वे चट्टान होती हैं जो धरातल के ऊपर ज्वालामुखी क्रिया के जरिए बनते हैं। तो यहाँ पर आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हमने यहाँ पर देखा इसकी विशेषताओं को, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। अगला देते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को अंग्रेजी भाषा में हम इसको अवसादी चट्टान में जैसे कि इसकी शब्दावली ही समझ में आ रही है कि परत दर परत, मतलब ऐसा चट्टान जिसमें परतें होती हैं, है ना। हम यहाँ पर इसका अंग्रेजी अर्थ देखते हैं। सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट्री लैटिन के सेडिमेंटम से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नीचे बैठना। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें कि जब पर्वतीय क्षेत्र से नदी धरातल की ओर नीचे उतरती जाती है, पर्वतीय क्षेत्र की जो मिट्टी है, गाद है, उसको लेकर वह मैदानी क्षेत्र में आके इकट्ठा करती जाती है नदियाँ। तो देखा गया कि कुछ साल पहले की बात बताएं, है ना, कुछ साल पहले की बात बताएं। चलिए उसका स्टोरी ना बता के हम आते हैं इसी में, है ना। स्टोरी बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो नदी है वह नदी क्या करती है, साल भर क्या करती है, परत दर परत क्या है, अपने अवसाद जमा करती जाती है। जैसे उत्तर भारत का जो मैदान है उसकी जो गहराई है कम से कम 4 किलोमीटर गहरी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले वो खाई थी, वहाँ पर जो गंगा यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदियों के जरिए जो पर्वतीय क्षेत्र का जो गाद आकर जमा होता गया, है ना, परिणाम स्वरूप क्या हो गया, पूरी तरह से प्लेन हो गया, मैदानी क्षेत्रों के जो गर्त है बढ़ गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह नीचे बैठने की क्रिया के जरिए ही बनता है। मतलब अवसादी चट्टान में नदी के द्वारा, हिमोड़ के द्वारा, वायु के द्वारा और बोल सकते हैं भूमिगत जल के द्वारा जो चट्टानों की रचना होती है और अपेक्षाकृत क्या होती है, ये परत दर परत होती है। जी हाँ, एक परत है, समझ लीजिए ए परत है, इसके ऊपर बी आ गई, कुछ साल बाद सी आ गई, डी आ गई, ई आ गई। तो इस प्रकार की परत दर परत होता है। इसमें जीवों का अंश भी पाया जाता है। चलिए बात कर लें संरचना के आधार पर वर्गीकरण की बात करें अवसादी चट्टान को। हालांकि इतना डिफाइन करके इसका गहराई से प्रश्न नहीं पूछे जाते, मगर हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्योंकि 11वीं और 12वीं का जो क्लास है, मतलब ज्योग्राफी जो है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेज में सुविधा होगी। तो यहाँ पर अवसादी चट्टान के अंतर्गत देखते हैं कि बालू प्रधान चट्टानें। बालू प्रधान चट्टानें में हम देखेंगे कि जो बालू, ऐसी चट्टानें जहां पर बालू या रेत या मृत्तिका की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर पाया जाएगा, जैसे कि उत्तर भारत का मैदान हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो मिट्टी है बालू युक्त है ना। तो बालू युक्त होने के कारण क्या होता है, वहाँ का जल का स्तर ऊंचा होता है। जल का स्तर जैसे कि पानी जो है अब प्रवेश गम्य होता है चट्टान वहाँ का,
तो बालू प्रधान चट्टानें कैसे होती है? प्रवेशगम्य चट्टान होती है। जब वर्षा की पानी हो गई या जल जो नदियों की पानी हो गई उसके जल को वह आसानी से नीचे अवशोषित कर लेता है, अप्रवेशित हो जाता है। तो बालू प्रधान चट्टानें एक प्रकार की क्या होती है? रंध्र युक्त होती है। इसमें ही हम देख सकते हैं कि कुएं अधिक मिलेंगे आपको। दूसरा आता है चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें। चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें जो बड़े पत्थर होते हैं उसके टुकड़े से बने होते हैं चीका मिट्टी प्रधान चट्टानें। तो इसमें देखते हैं कि कैसे होगा। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरता है अपने साथ बड़े बड़े पत्थर को वह ढकेलते हुए आगे लाता है तो उसके टुकड़े होते जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये चीका मिट्टी युक्त पत्थरें होती हैं। यहाँ पर मिट्टियाँ जो होती हैं अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। ठीक है। दूसरा हम देखें कांग्लोमरेट या संगुटिकास्म हो गया। कांग्लोमरेट में देखते हैं हम, यहाँ पर हमने बात किया कि चीका युक्त जो चीका मिट्टी जो प्रधान चट्टानें हैं ये अप्रवेशगम्य होते हैं। मतलब यहाँ पर जल है नीचे नहीं उतरता। मतलब ये बालू प्रधान में प्रवेशगम्य चट्टान हो गया, ये अप्रवेशगम्य हो गया। कांग्लोमरेट जो हो गया ये अपेक्षाकृत 4 mm मतलब जो बड़ा आकार होता है ना। हम बालू प्रधान चट्टानों की अपेक्षा ये बड़े आकार के होते हैं। इसमें सिलिका की प्रधानता होती है, सिलिका युक्त चट्टानें होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह उपजाऊपन नहीं होता है इसमें। हम देखें कार्बन प्रधान चट्टानें। कार्बन प्रधान चट्टानें के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें जो जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है या वनस्पति हो गया या जीव जंतु के कार्बन मतलब जीवाश्म की प्रधानता पाई जाती है। कार्बन ये काफी अधिक उपजाऊ होता है कार्बन युक्त चट्टानें के अंतर्गत। देखें अगला चूना प्रधान चट्टानें। चूना प्रधान चट्टानों में हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा है ना, इसमें हम पाएंगे चूना प्रधान चट्टानों में। जैसे कि हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या सिलिका है ना, इसकी प्रधानता के जरिए ये चूना प्रधान युक्त चट्टानें अस्तित्व में आती हैं। और चूना युक्त चट्टानें जो हैं जहाँ पर होंगी वहाँ पर हमें डोलोमाइट मिलेगा। तो ये हम बोल सकते हैं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। इसमें देखिए कि नमक की मात्रा अधिक होती है, सोडियम क्लोराइड में हो गया है ना। तो हमने चूना प्रधान में हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होगा है ना, और कुछ सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें मिलेगी रासायनिक क्रियाओं में। तो रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलेगी। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये जाकर कहाँ होता है? समुद्र में जाता है। और समुद्र में जाकर जो वहाँ के जो जीव हैं जैसे कि प्रवाल भित्ति जो है, प्रवाल जो है इस नदियों के जरिए जो लाई गई चूना जो चट्टान है उससे वो अपने खोल तैयार करते हैं है ना। तो हम देख सकते हैं कि समुद्र में जो कैल्शियम की बात कर लें या सोडियम क्लोराइड की बात कर लें तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों नालों के जरिए ये समुद्र में जाके मिलती है और वहाँ पर यह समुद्र को दिलाती है क्या? सोडियम क्लोराइड हो गया और चूना युक्त चट्टानें। तो यहाँ पर हम संरचना के आधार पर वर्गीकरण को समझे। अब उत्पत्ति के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अवसादी चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर देखें। नदी निर्मित चट्टानें, नदी के द्वारा जो निर्मित चट्टानें जो होती हैं इसमें जब परत दर परत पाई जाती है। नदी द्वारा जो निर्मित चट्टान जो होती है वह पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है और अपने साथ जो बालू कंकर पत्थर लेकर वो जाएगी आगे और एक सीमा तक लेकर जाएगी। प्रवाह कम होगा वहाँ इकट्ठा कर देगी, वहाँ पर क्या बन जाएगा? खादर या बांगर मिट्टी बन जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नदी निर्मित चट्टानें भी होती है। इसमें अगला देखें हिम नदी निर्मित चट्टानें भी हो गया। जो हिमोड़ है या मोरिन जो है, मोरेन जिसको बोलते हैं, ये क्या करेंगे? अपने आसपास के जो चट्टानों को खिसकाते हुए आगे ले जाते हैं और वही जगह एकत्रित कर देते हैं। जैसे कि हम लोग भेड़ पिट शिला जो हो गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन तरह के चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है इससे। अगर देखिए सागरी चट्टान है, सागरी चट्टान में जो बहुत सारे जो सागरी तटों में जो कांग्लोमरेट पाए जाते हैं है ना, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अवसादी चट्टानों का अस्तित्व होता है। अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। जो सागरी चट्टानें हैं, सागर के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी क्योंकि लहरों के जरिए जो कंकर पत्थर बालू वहाँ तक आ जाते हैं और वो क्या है? परत दर परत अवस्थित होते जाते हैं एक वर्षों तक और ये अवसादी चट्टान बना देते हैं। अगला आता है वायु के द्वारा। वायु के द्वारा मतलब जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पवन काफी अधिक एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है और वो क्या करती है? बालू को लगातार क्या करती है? विभिन्न प्रकार की भूस्थलाकृति का निर्माण करती रहती है ना। कोई चट्टानों को खुरेजती हैं। जैसे कि हम देखें छत्रक शिला, हम देखेंगे छत्रक शिला में किस प्रकार से वो चट्टान को पूरी तरह से खुरेज कर वो क्या कर लेती है? उसको एक छत्रक शिला मशरूम रॉक बना देती है। बाद में क्या उसके जो कंकर पत्थर को उड़ाकर कहीं दूर एकत्रित कर देती है। तो ये परत दर परत एकत्रित होते जाता है, फिर वहां पर एक चट्टान बन जाता है। अवसादी चट्टान के अंतर्गत हम देख सकते हैं। अगला है सरोवरी चट्टान। सरोवरी चट्टान में हम देखते हैं कि जलाशय हो गया या जो झील हो गया वहां भी इस प्रकार की गतिविधियां अस्तित्व में आती हैं। तो ये
हम बोल सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर अवसादी चट्टान के जो प्रकार हैं। हम देख सकते हैं अवसादी चट्टान का जो इम्पोर्टेंट आता है विशेषता, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या कायांतरित चट्टान का विशेषता का वर्णन कीजिए, क्योंकि 3 चट्टानों को हमको पढ़ना है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान, है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो अवसादी चट्टान की जो विशेषता है वह परतदार होती है, मतलब परतदार होगी, रवेदार होगी, मतलब हाँ परतदार होती है अवसादी चट्टान, और ये रवेदार नहीं होती है, रवेदार नहीं होती है, ये कोमल होती है। और बात करें ये पारगम्य होती है, पारगम्य की बात करें आसानी से इसमें जल रिस कर नीचे चला जाता है, और ये गहराई में भी अपेक्षाकृत गहराई में कम गहराई में पाई जाती है, वलन भी इसमें होता है और आर्थिक महत्व भी इसका विशेष रूप से है अवसादी चट्टानों का। तो अवसादी चट्टानों का जो आर्थिक महत्व काफी अधिक होता है। अवसादी चट्टान एक विशेष प्रकार की उपजाऊ चट्टान के अंदर भी आता है। तो अगला देख लेते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में मैं यहाँ पर टेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, उसको जरूर देखिएगा।